नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा और आज हमारे साथ बेबाक बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सिंह राणा जी। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेबाक बात में। सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे कि हाल ही में सरकार ने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है अपना। किस तरह से आप देखते हैं ये 4.5 साल का जो कार्यकाल बीता है? देखिए, ये डिलीवरी का समय सरकार ने 4.5 साल पहले जनता से जो वादे किए, अब वो 4.5 साल बाद, क्योंकि अब चुनाव में जाना है 3 लोगों के बाद, तो वह डिलीवर कर रहे हैं और वह डिलीवरी प्रत्येक जनपद के हिसाब से उनको बताई जा रही है। सरकार ने आपके लिए ये वादा किया और इस वादे को यहाँ पूरा किया और वो जनता के बीच में बताई, विज्ञापन में नहीं, जनता जनार्दन के बीच में बताई जाती है कि आपके यहाँ हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, आपके यहाँ हमने शिक्षा व्यवस्था में स्कूल बनाए, नोटिफिकेशन किया, आपके यहाँ हमने जो है किसानों को उनका कर्जा माफ हो, उनको जो पैसा प्रधानमंत्री की सरकार उत्तर प्रदेश के लिए मिला, आपको हमने फ्री चिकित्सा उपलब्ध कराई, आपको हमने फ्री आवास दिए, और जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं राजनीतिक जीवन में मैंने किसी के मुख से ऐसा नहीं सुना, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये कहता हो कि मैंने नौकरी दी 4.5 लाख, मैंने आवास दिए करोड़ों, मैंने शौचालय दिए करोड़ों, यानी गैस कनेक्शन दिए करोड़ों, बिजली कनेक्शन करोड़ों, स्वास्थ्य सुविधाएं करोड़ों, तो मैंने जो दिया वह बिना भेदभाव के दिया। यानी आजाद भारत के इतिहास में पहले चीज दिक्कत है, जो जनता के बीच में कहते हैं कि भैया मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, जो पात्र है उसको उसके पात्र में वो योजनाएं भेजने का काम किया, मॉनिटर किया कि कहीं इनमें कोई गड़बड़ तो नहीं करना, और बिना भेदभाव के सर्व समाज के लिए सरकार ने जो योजनाएं, जो कल्याणकारी नीतियां बनाई, उनको काम किया, वह जनता से ये अपेक्षा भी करते हैं कि बिना भेदभाव के लिए आप भारतीय जनता पार्टी सरकार को वोट देंगे। क्योंकि जब हमने भेदभाव नहीं किया, पहले क्या था, इतिहास है, नौकरी के लिए जाति देखी जाती थी, जाति से बड़ा पैसा देखा जाता था, पैसे के लिए वो आदमी या तो जमीन बेचता था या जेवर बेचता था, उसके पास कोई विकल्प था नहीं, और फिर वो नौकरी पाता था। पहली सरकार है जिसमें घर बैठे नौकरी का नियुक्ति पत्र उसके हाथ में आया बिना भेदभाव। ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, जो होना तो चाहिए था 1947 के बाद ही, लेकिन योगी राज में वह चीज लोगों ने महसूस की। और कोई भी करे काम, देखिए व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति का काम बड़ा, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तमाम, लेकिन उन्होंने क्या कानून व्यवस्था पे ईमानदारी से काम किया? यदि ईमानदारी से काम किया होता तो ये इतने बड़े बड़े दुर्दांत माफिया कैसे पनपते? यानी कोई कारण होगा ना कि जब योगी राज में वही दुर्दांत माफिया जिन्होंने लोगों की हत्याएं की, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए, अवैध जमीनों पर कब्जे किए, दंगे कराए, विधायक बने, सांसद बने, मिनिस्टर बने, तो क्यों, आखिर योगी राज में क्यों नहीं बन सकते? अगर वो इतने ही लोकप्रिय हैं, इतने ही जनसेवक हैं, तो मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आज़ादी के बाद कभी हमने बात तो की, बात हम चुनाव के समय करते हैं कि हम अपराध खत्म कर देंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम जो है विकास की गंगा बहा देंगे, लेकिन ठीक चुनाव बीतने के बाद
फिर वह बातें रद्दी की टोकरी में चली जाती थी और फिर 5 साल बाद चुनाव से पहले फिर दूसरा दल उसको ले जाता था। लेकिन तमाम तरह के दावे, देखिए आपकी सरकार है, आपकी तरफ से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो विपक्ष है उसने सारे तरह के दावों को उनको नकार दिया। उनका कहना है कि सब झूठे खोखले दावे हैं, जबकि जमीन पे कुछ काम नहीं हुआ है। इसको आप किस तरह से काउंटर करेंगे? देखिए, मैं मानसिक दिवालिया हूँ विपक्ष का जब मैं कह रहा हूँ कि हमने जो डिलीवर, मैंने शब्द ही इस्तेमाल किया, डिलीवर होता आपके घर में डिलीवरी होगी, तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना, हम क्या करेंगे इसकी बात नहीं है। ये बात तो हम चुनाव में नई सरकार जब बनाएंगे तो कहेंगे कि और हम क्या करें, लेकिन जो हमने डिलीवर किया है उसको विपक्ष को ये कहने में क्या दिक्कत है या क्या पागलपन है उनका कि वो ये कह नहीं रहा कि नहीं करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, करोड़ों लोगों को आवास मिले, करोड़ों लोगों को बिजली मिली, शौचालय मिला। अरे भैया, यदि किसी के चेहरे पर कोई व्यक्ति उदासी की जगह खुशी लाता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कर, विपक्ष के पास अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता है जो दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है कि विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए। कश्मीर के इशू पे यूएनओ में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी नेता विरोधी दल थे, तो उस समय पूरे दुनिया में पाकिस्तान ने ऐसी व्यूह की कि कश्मीर पर वोट हो और वोट में पाकिस्तान जीते। तो नरसिम्हा राव जी को लगा कि हमारे पास तो कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पाकिस्तान को करारा जवाब दे, संयुक्त राष्ट्र संघ में हराए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने गए। वो चाहते कश्मीर के विषय पे अगर वोटिंग में हार जाती कांग्रेस पार्टी तो उसमें तो विपक्ष का फायदा रहा, लेकिन देश का नुकसान। तो जब बात देश हित की आई तो अटल जी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनते थे और पूरा विश्व विपक्ष हतप्रभ था, इवन पाकिस्तान भी, यार ये कैसे। तो अटल जी ने बात रखी, उन्होंने कहा हम राजनीति करते हैं लेकिन देश हित को ध्यान में रखकर करते हैं, जनता के हित को ध्यान में रखकर करते हैं। तो कोई भी विपक्ष जो एक पार्टी नहीं रहा, प्रॉपर्टी हो गया। यानी प्रॉपर्टी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी और आज भारतीय जनता पार्टी, बाकी ये पार्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी। और जो ये प्रॉपर्टी समय समय पे विकल्पहीनता कभी कभी आ जाती है, वो हमारी गलती के कारण वो उसका लाभ लेते हैं और फिर वो इतना लूटते हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां जो है वो इतना धन कमा देते हैं कि वो फिर राजनीति करते हैं। वरना आप बताइए कि ये विपक्ष की पार्टियां ये पनपी कहाँ से? इसी भ्रष्टाचार से, इन्हीं अपराधियों के साठगांठ से। लेकिन कोई कारण रहा होगा। आज सोशल मीडिया का जमाना, आज दर्पण है। मैंने कहा अगर विकल्पहीनता जनता के सामने नहीं होगी तो अब राजनीति में भ्रष्टाचार या राजनीति में आप कहें कि वो काम नहीं करेगा तो उसको जनता माफ नहीं करेगी। जाहिर है 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, बहुत जल्दी इलेक्शंस का टाइम आ रहा है नजदीक, और दूसरी तरफ ये चेतावनी दी जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर का भी खतरा बना हुआ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप लोगों की तैयारी की दोनों को किस तरह बैलेंस करेंगे कि उस खतरे से भी निपटना है और आगे चुनाव की तैयारियां भी तेज करनी है, रैलियां होंगी, भीड़ जुटेगी? देखिए, हमारे लिए सर्वप्रथम जनता की सुरक्षा है। चुनाव होगा और चुनाव बाद में हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं। चुनाव को लेकर ये नहीं होगा कि कोरोना को फैलने दें। पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर अब तो स्कूल खुल गए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और भगवान की महती कृपा है या ऐसा योगी जैसा एक तपस्वी हमारे पास शासक है
जो दिन रात जग कर ये मॉनिटर पहले करता है कि जनता ठीक ठाक है, भोजन कर लिया, दवा मिल गई, कोरोना की तीसरी लहर में आने के बाद भी हमारी तैयारी कितनी है। आप दुनिया ने तो कहा कि भाई वो बच्चों पे ज़्यादा असर करेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सभी अस्पतालों में अलग से बच्चों के वार्ड बनाकर रख दिए। ईश्वर न करे लहर आए, और उसको रोकने का जो दूसरा बड़ा उपाय है टीकाकरण, उसमें नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश। तो चुनाव होगा या नहीं होगा, मुझे इससे कोई कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमारे लिए चुनाव इम्पॉर्टेंट, लेकिन जनता की सेवा, जनता के हित के लिए पहले बीमारी पर काबू करेंगे। तो क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार अपना समय पूरा करती है, तो फिर चुनाव में भी जाएंगे। रैलियां होंगी या रैलियां हम डिजिटल तरीके से करेंगे, ये समय बताएगा कि उस समय क्या आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि लहर पर वैक्सीनेशन को ले लें या बच्चों की जो तैयारी की उस पर, चुनाव पर उसका असर कम पड़ेगा। राणा जी, एक और सवाल ये बनता है कि अब जिस तरह से बात हो रही कि कोरोना को लेकर काफी सजग है सरकार, तो हमने दूसरी लहर में देखा कि डेथ रेट जो था वो बहुत ज्यादा हाई रहा, काफी लोगों की मौत हुई, जो भी कारण रहे हों उनके। लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है कि इस पे आप सरकार की तैयारियों में क्या कहीं कमी पाते हैं, किस तरह क्या वजह रही कि इतना ज्यादा हाथ से बात निकल रही? देखिए, जो दूसरी लहर थी उसमें हम सब ने स्वीकार किया, जैसे हमारे देश ने विदेश को वैक्सीन दी, तो दूसरी लहर का जो प्रकोप आया, आप कभी भी आंधी आएगी, कितनी तेज आएगी, नहीं आएगी, इसका अनुमान लगाना कठिन होता। और मैं इसलिए कह रहा हूँ वैक्सीन दी कि हमें लगता था कि नहीं, हमें मदद करनी चाहिए अन्य देशों को, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे यही वैक्सीन की कमी पड़ती है। उस लहर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पहले हमने जो तैयारी की थी तो लहर आने के पूर्व की थी, दूसरी तैयारी लहर आने के बाद हुई, इसलिए दोनों चीज़ों में अंतर था। लेकिन उसके बाद हमने, जो लोग सरकारी सेवा में जनता की सेवा के लिए लगे रहे और कोरोना के कारण व्यक्ति, उनको, उनके परिवार को पूरी तरह से संरक्षण देने का काम किया। और भविष्य में यदि तीसरी लहर आए तो उत्तर प्रदेश को इफेक्ट न कर पाए, कम करे, इसको लेकर पूरे इंतजाम किए हुए। हम इंतजार नहीं करेंगे कि आएगी, हमारे इंतजाम तैयार है, वो आएगी तो उस पर नियंत्रण होगा, नहीं आएगी तो अभी बीते दिनों नरेंद्र मोदी जी का संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, तो क्या पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड है, जो जिस तरह से जांच चल रही है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा हुआ है कि कोई कह रहा है कि शायद ये खुदकुशी भी हो सकती है, कोई कह रहा है हत्या भी हो सकती है, उनके जो अखाड़े के लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह का स्टैंड है इसमें? देखिए, जांच निष्पक्ष रूप से हो रही है, जांच कमेटी कर रही है, और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया और दुनिया जानती है उनका जो अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्णय होता है, वो दोषी सामने आ जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और भविष्य में कभी कोई अपराधी या कोई षड्यंत्रकारी इस तरह की साजिश न कर पाए, इसको लेकर भी सरकार जो है कड़ी कार्रवाई के साथ साथ कड़ा कानून और बनाया जाए, और हम क्या कर सकते हैं इस पर भी विचार करें। आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और लगातार इधर कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसमें बार बार कहा गया कि एक जातिवाद का आरोप लगता रहा सरकार के ऊपर, आप क्योंकि उसका पार्ट है, कभी ब्राह्मण विरोधी कहा जाता है, कभी कुछ कहा जा रहा है, इस जातिवाद के आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीते जमाने की बात है, और जातिवाद को हम दानव कहते हैं, मानव नहीं कहते। ये दल जो इस तरह की राजनीति, हमारी भारतीय जनता पार्टी का गठन जो हुआ वो 1980 में,
उससे पहले 1967 में जनसंघ, उससे पहले कोई पार्टी नहीं, यानी 20 साल हम राजनीति में। फिर जनसंघ क्यों बनी? क्योंकि इन जातिवादी लोगों ने देश को जातियों में बांट दिया, धर्म में, मजहब में बांट दिया। फिर ये आवश्यकता महसूस करी कि नहीं, एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करे। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन्होंने प्रलोभन देकर समाज को बांटने का काम किया। आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, हम तो सही बात बताते हैं कि तुम लड़ाते हो, तुम डराते हो। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने ये जातिवाद की जो बात करते हैं, जनता इनको गालियां देती है। अरे विकास की बात करो ना, जातियों की क्या बात करो? जातियों की बात बीते जमाने की बात थी, आज नहीं है, नहीं है, नहीं है ये। लेकिन इनके पास दूसरा कोई काम नहीं, ये कर क्या सकते? भ्रष्टाचार इन्होंने किया, ये इनके नेता है। जातिवाद इनका चल नहीं पा रहा। इनका जो स्वरूप था वो पूरी तरह से और जातिवादी पार्टी और अपराधीकरण वाली पार्टी। अब ये करें तो करें, तो ये सोच रहे हैं शायद फिर से जातियों को, मैंने आपसे क्यों पहले कहा कि सोशल मीडिया में यदि हम जातिवाद करेंगे तब तुम जातिवाद कर पाओगे। आपको हम ये प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं भैया कि आप आइए इस प्लेटफॉर्म पर जाति जाति के लिए। हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया है कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा के दिखाइए। आप केवल ट्वीट करेंगे, आप केवल जाति आपके नाम पे बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। वो जो करोड़ों करोड़ लोग हैं जो यदि लाभार्थी केवल वोट कर देते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। जैसा कि नरेंद्र मोदी के समय सपा बसपा घोर जातिवादी संगठन एक हो गए और पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि अब तो उत्तर प्रदेश में तो सुपड़ा साफ हो जाएगा मोदी का। लेकिन हमें पता है कि हमने काम किया, जिसके लिए काम किया है उसको पता है कि किसने काम किया। तो हुआ क्या, रैलियां ये करते थे, भीड़ भी आती थी, और उस भीड़ से जब मीडिया के लोग इंटरव्यू करते थे तो मीडिया के लोगों को वो क्या कहते थे, कहते भैया हम रैली में तो आए हैं लेकिन वोट मोदी को देंगे। और अब ये सिद्ध हो गया, जब ये घोर जातिवादी संगठन तब जातिवाद नहीं चला पाए, तो आज तो महंत योगी आदित्यनाथ है जो अपना महंत वो बनता है जो अपना संस्कार करके राजनीति में या समाज में आता है, उसके ऊपर जातिवाद चलेगा। ये तो इनके ऊपर हंस रहे हैं लोग। आप जाइए, मैंने देखा लोगों के बीच, कहते हैं यार क्या बेवकूफ बना रहे हैं। और योगी की 350 से कम सीट नहीं पाएंगे इन्हीं के कारण, क्योंकि इनको जो भूमिका दी गई रचनात्मक विपक्ष की वो इन्होंने नहीं निभाई। ये अब जातिवाद चलेगा नहीं। तुम्हें खेलना चाहिए था अच्छा विपक्ष बन के, तो वो तुमने किया नहीं, जातिवाद तुम्हारा चला नहीं। तो फिर क्या होगा, परिणाम ये होगा कि ये लोग फिर ईवीएम को दोषी बताएंगे, फिर डीएम को दोषी बताएंगे और अपना मुंह छुपाएंगे। अभी हाल ही में 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री बदले गए हैं, आप क्या इसको किस तरह से राजनीतिक मायनों में संभव है? देखिए, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बदलना और वहाँ का फीडबैक लेना तो निश्चित रूप से एक सर्वे होता है, ठीक, और बेबाक बात है। तो सर्वे में हम ये पता जरूर लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकेंड, व्यक्ति थर्ड, तो थर्ड को बदलने के लिए हम वो जो फर्स्ट 2 हैं उनकी मेरिट को कभी डीमेरिट नहीं होने देते। तो या तो वो 2 में नंबर 1 रहे, और अन्यथा ये संगठन का निर्णय होता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता। वो संगठन हित में ही बनाए जाते हैं और संगठन हित में ही हटाए जाते हैं। तो ये एक निरंतर प्रोसेस है। जैसे मोदी जी नंबर 1 नेता हम थोड़ी हैं, पूरी दुनिया करेगी। योगी जी नंबर 1 नेता हम नहीं करें, पूरी दुनिया करेगी। तो वैसा नेता बनना
वैसा फीडबैक देना, ये तो सबका सबका काम होता है। तो क्या ये माना जाए कुछ किसी तरह की कमियां कामकाज में पाई गई? निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो मतलब रहा होगा ना भाई। आपको अब ये कहना फिर वही बेबाक बात है कि भाई उनको हटाया इसलिए गया कि या तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दी, तो ये भी हास्यास्पद होगा कि वो कर जैसे नहीं, लेकिन कर्नाटक में 75 प्लस होने पर, गुजरात में आनंदीबेन 75 प्लस के बाद, तो वो एक हमारी नीति। तो नीति और रणनीति, चुनाव के समय रणनीति पर काम किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अमुक व्यक्ति पार्टी और देश के लिए, मैंने कहा ना व्यक्ति थर्ड है, तो ये दो चीजों के लिए कौन किस समय उपयोगी। अभी हाल ही के घटनाक्रम में पंजाब में भी उठापटक देखने को मिली जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि जो पूरा जो सिनेरियो है, क्या कारण इसके पीछे आप देखते हैं, उसका क्या असर आगे आने वाले दिनों में पड़ने वाला है? देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री बदले। आपने देखा है अगर कोई किसी तरह का विद्रोह, किसी तरह का विरोध, और वहाँ क्या हुआ, खुलेआम जो मुख्यमंत्री हटाया जाता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस प्रॉपर्टी की अध्यक्ष, उस पार्टी की अध्यक्ष, खुलेआम उनको कहता है कि आपने गलत किया मेरे साथ। तो बहुत बड़ा अंतर है। आप अपने परिवार के हित के लिए किसी को बलि का बकरा बनाएंगे और देश हित के लिए कोई पद छोड़ेगा, दोनों जनता के सामने, और जनता उस पर अपना फैसला देती है। आने वाले दिनों में अगर आपसे पूछा जाए कि तैयारी किस तरह की है, किन मुद्दों को लेकर अब आप लोग चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, और एक क्या आकलन आपको लगता है 2022 आपके हिसाब से कितनी सीटें आएंगी, क्या आकलन? हमारा तो सीधा सीधा विश्वसनीयता पर चुनाव होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने यदि 24 घंटे जग कर अपराधियों से लोहा लेकर जनता का साथ दिया है, जनता के लिए खुद बीमार होते हुए भी जिले जिले में कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए जाना, योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है, अब हम तो सीधे जनता से कहते हैं भैया काम किया है तो हमको चुनो। हमने किया है, हमने डिलीवर किया। हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, हमने 4 एक्सप्रेसवे बनाए, हमने 35 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए, 2 एम्स चालू करके दिखाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और नंबर 1 पे होती है सिक्योरिटी, ये तीनों विकास के पैमाने होते हैं। वही बीमारू उत्तर प्रदेश, उसके अंदर आज दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति उद्योग लगा रहे हैं। वही बीमारू उत्तर प्रदेश जिसमें कभी इटावा सफाई में बिजली आती थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही। वही उत्तर प्रदेश है जिसमें करोड़ों लोग आज अपने मकान का सपना था, उनको मकान कैसे बनाए, लेकिन सरकार ने कहा हम बनाए। वो किसान जिनके खाते में लाखों करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए, वो उनसे जाके पूछिए उनको कितना लाभ हुआ। वो आदमी जो अपना इलाज नहीं करा पाता था या जमीन बेच कर इलाज कराता था, उसको 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, योगी जी कभी अपना प्रचार नहीं करते। योगी जी ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जो समाचार पत्रों में आता है, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, कोई आम गरीब हो, खरबों रुपए खर्च किए इलाज की। नहीं, जनता का इलाज पहली प्राथमिकता है। संत होने के नाते वो किसी का दुख नहीं देख सकते, और कोई यदि जनता को दुख पहुंचाता है तो उसको वो बख्शते भी नहीं। ये नरसिंह अवतार है, रात में भी मारेगा, दिन में भी मारेगा, घर के अंदर भी मारेगा, घर के बाहर भी मारेगा। नरसिंह अवतार सुना ना आपने? उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, कहा साहब उसको तो कोई मारे ही नहीं सकता,
लेकिन परमात्मा ने कहा अच्छा ऐसा वरदान मिला है तो चलो मैं मारे देता हूँ। परमात्मा ने उनका हिरण्याकश्यप का वध किया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसे हिरण्याकश्यप जाने कितने हो गए थे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है अब नहीं है तो चलो मैं अपने अवतार को देता हूँ। और योगी आदित्यनाथ, कोई कहता जीप पलट जाएगी तो कोई कहता अरे भैया व्हील चेयर पे बैठे हम भाग कैसे पाएंगे, कोई दूसरे राज्यों के वहाँ कहता हमें बचा लीजिए, कोई गले में तख्ती लटका के थाने में जाता है कहता साहब मैं अपराधी हूँ, कोई कहता है अब मैं अपराध नहीं करूँगा मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये अवतारी पुरुष है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने हिरण्याकश्यप को मारा है तभी हम नरसिंह भगवान को पूछते हैं जो वो काम रोगों को अंत कर। जाते जाते राणा जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। खिलाड़ी आप रहे हैं, खेलों से आपका जुड़ाव रहा है, हाल ही में जो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का प्रदर्शन हमें देखने को मिला है, एक खिलाड़ी के तौर पर किस तरह आप देखते हैं और आगे क्या लगता है कि जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे नहीं रहा है हमारा देश, अब क्या आने वाले दिनों में कुछ उम्मीद जलती हुई दिखती है? ये आभारी हूँ मैं प्रधानमंत्री और आभारी हूँ उत्तर प्रदेश के। एक उदाहरण दे रहा हूँ, जब भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद सिल्वर में ब्राउन्स में मैं मैच देख रहा था, भारत की महिला टीम भी वो मेडल जीत रही थी लेकिन 4-3 से हार गई। तो मुझे लगा कि ये जो लड़कियां हैं उनका बैकग्राउंड पढ़ रहे थे वो बड़े गरीब परिवारों से, तो मुझे लगता था कि इनको सरकार 50-50 लाख रुपया देगी तो इनका जीवन और आगे मोटिवेशन तो है तो ये सुधरेगा। तो वो बेचारी नहीं बहुत अच्छा खेली, निश्चित रूप से हम जानते हैं खेल तो फिर भी मैं इसलिए आभारी हूँ कि हारी हुई टीम को जीती हुई टीम का पुरस्कार दिया भारत सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार कहा कि नहीं लड़कियों को वो नंबर 4 पे आई लेकिन पुरस्कार नंबर 3 कर दी। तो ये नीति है भारतीय जनता पार्टी सरकार। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह उनसे बात करना, उनसे उनको भोजन पे बुलाना, उनका सम्मान देना, आज वो कह रहे हैं अभी कौन बनेगा करोड़पति में आए थे तो नीरज चोपड़ा और जो श्रीदेश, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास सोने की फुर्सत नहीं, अरे हम इतने इनवाइट किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी वो तो हरियाणा के थे, योगी आदित्यनाथ जी ने तो यहाँ काला स्टेडियम में बुला कर सबका पूरी आपकी टीम का सम्मान किया। तो खेल और सेना ये देश के लिए और देश की सरकार ने पहली बार ये माना है कि हाँ हमारे खिलाड़ी हमारे देश और इनका जितना भी सहयोग किया जाए आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर गोल्ड मेडलों की भरमार होगी क्योंकि सरकार सहायता कर होना चाहिए, नहीं होता। हम ही लोग थे खिलाड़ी और मैंने खेलेंगे तब तक खिलाड़ी, उसके बाद अपराधी हो गए। सरकार ने कहा कि हम उनको हर तरह की सहायता उपलब्ध कराएंगे। उसमें उड़ीसा की सरकार नवीन पटनायक जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, ये बड़ा काम। उसमें हरियाणा की सरकार जिसने हॉकी खिलाड़ी जो महिलाएं थी वो वहाँ की 7-8 थी, जैसे पंजाब के मेंस में थे, हरियाणा के वोमेंस में, उन्होंने उनको नगद पुरस्कार। तो ये प्रोत्साहन देना जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने सिखाया, वो उनको अपने हीरो के रूप में लेते थे। यानी इधर वो जीते नहीं, प्रधानमंत्री लगातार मैच में फिर फोन करते थे। ये बड़ी चीज़ है, खिलाड़ियों का कितना गौरव, देश का गौरव बढ़ाने वालों को कितना गौरव बढ़ा, ये बहुत सुंदर बात। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह राणा जी, जिन्होंने हमसे आज की कई अहम मुद्दों पर बेबाक बात। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और खास शख्सियत के साथ। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।